वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के इस अंक में हम दिसंबर माह की जो योजना का चल रहा है वर्ष भर का पुनरावलोकन, उसके तृतीय पार्ट में हम देखा जाए तो जो पिछले साल हमारे कृषि के क्षेत्र में जो कुछ किया गया है, जो कुछ उपलब्धियां रही हैं, उनको हम देखेंगे। और दूसरे वाले आर्टिकल में हम जलवायु परिवर्तन के रोकने को लेकर या जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने को लेकर या पर्यावरण के बेहतर के लेकर जो भी प्रयास किए गए हैं उसको हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं भारतीय कृषि के समग्र विकास की दिशा में सार्थक प्रयास। ये लेख में जो विचारक हैं, जैसे आपको पता है, योजना एक प्रमुख विकास जो है जनरल्स होती है, जिसमें जो विभिन्न विषयों के प्रमुख विद्वानों द्वारा लिखा रहता है। इसमें योजना के दौरान जो ये लेख लिखा गया है, इसमें कुछ इन टॉपिकों के आधार पे चीज़ों को समझने की कोशिश की गई है। हालांकि ये हेडिंग मैंने खुद से अपना किया है, क्योंकि एनालिसिस का मतलब ही होता है किसी भी विषय को समझने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसमें जो बातें कही गई है, जैसे ये कहा गया है कि इस बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कृषि के उत्पादन से क्या जुड़े हुए क्या आंकड़े रहे हैं, कृषि को लेकर सितंबर माह में सरकार ने 7 नीतियां लाई थी, वो इसमें हम चर्चा करेंगे। एमएसपी की वृद्धि वाली जो बात बढ़ाई गई है कि लगभग सभी फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई थी, उसका क्या परिणाम रहा, अच्छा या बुरा, या कृषि क्षेत्र के लिए और किसानों के जो है विकास के लिए जो 6 सूत्री कार्य नीति है, उस पर हम इस पर चर्चा करेंगे। और किसान के कल्याण के लिए कुछ पहले भी कही गई है, उसको भी देखेंगे। टिकाऊ विकास के लिए कृषि पर बल दिया गया है। और एक है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को डेवलप किया गया है। और ये सारे पहलू कहीं ना कहीं भारत में कृषि और किसानों के कल्याण से जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं टॉपिकों के आधार पे हम इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो वर्ष 2024 में, हालांकि अब 25 शुरू हो गया है, लेकिन ये दिसंबर माह का है, तो नया वर्ष को हम पिछले वर्ष के समझे कि पिछले वर्ष में कृषि को क्या हुआ है, उसी से हमें पता चलेगा कि हम आगे कहाँ पे जाएंगे। तो देखिए 2024 में कृषि में समावेशी विकास और किसानों के कल्याण के लिए 6 सूत्री कार्यनीति का अनावरण किया गया था। और इसमें भारतीय कृषि को भविष्य के लिए तैयार और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए चल रही योजनाओं को अत्याधुनिक तकनीकों के साथ और मजबूत किया गया है। पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का समाधान या शमन करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर भी प्रमुख जोर है, इन क्षेत्रों में से एक रहा है। हाँ, साथ में जो कृषि में बल है या किसानों में है, उसमें छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं और युवा, इनके लिए इसमें विशेष रूप से बल दिया गया है कि इनको कैसे इसमें वित्तीय समावेशन किया जाए और इनको कैसे लाभान्वित किया जा सके। ये अगर हम परिचय के रूप में देखा जाए, भारत में अगर कृषि को लेकर देखा जाए तो बजट से ही शुरुआत हो गई है, जिसमें इंटरिम बजट आई थी, फिर बाद में फुल टाइम बजट आया था। उसमें देखा जाए तो बजट में कृषि के लिए ऐतिहासिक रूप से 1,52,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक उच्च आवंटन हासिल किया गया था। और निश्चित रूप से इसने कृषि में उत्पादकता बढ़ाने और उस कृषि कार्यों में लचीलापन लाने या रिसाइलेंट या मजबूती, लचीलापन किसके संदर्भ में, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में या अन्य मार्केट फोर्सेस के संदर्भ में, ये इस पर केंद्रित रहा कि उत्पादन बढ़े और हमारी कृषि रिसाइलेंट हो, मजबूत हो। भारत की कृषि को कहा जाता है कि वो जुआ है मौसम का, और कुछ लोग तो इसे कहते हैं कि अब उसमें ज़्यादा जो सटीक कहा जाने लगा है कि मौसम और बाजार का जुआ है। यानी कि मौसम सही रहा तो अच्छा उत्पादन हो जाएगा और बाजार सही रहा तो किसानों को अच्छी कीमत मिल जाएगी, नहीं तो सब कुछ जो है घर का भी कहा जाता है कि घर की भी चीज़ें चली जाती हैं। तो ऐसे में इन्हीं जुओं से बचाने के लिए जो है बजट में उत्पादन भी बढ़े और इस तरह की जो समस्या है, मौसम की जो मार है, मौसम की जो समस्या है या जो बाजार की जो चुनौतियां हैं, उनसे बचाने की पहल की गई है। इसको लेकर सबसे पहले जो है कृषि अनुसंधान और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और सक्षम बनाने पर बल है। इसके लिए 9,941 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी क्षेत्र के लिए भी इसमें पहल किए गए हैं। कृषि और पशुपालन और डेयरी के लिए 4,521 करोड़ रुपए किए गए हैं। मत्स्य पालन के लिए भी किया गया है, ताकि इन क्षेत्रों में पशुपालन और डेयरी के क्षेत्रों को सुविधाजनक बना के इनमें पशुपालन, डेयरी प्रसंस्करण और मत्स्य प्रसंस्करण को भी बढ़ावा दिया जा सके कि कृषि के साथ उसके अन्य एलाइड सेक्टर में भी महत्व दिया जाना सके। हालांकि ये जो पशुपालन से और जो उसमें खासतौर से दुग्ध और दुग्ध उत्पाद हैं, जितने भी अनाज, तिलहन दलहन होते हैं, उनके मूल्य से ज़्यादा का ये मूल्य उत्पादन करता है और ज़्यादा लोगों को एक तरह से आय की सुरक्षा देता है। लेकिन खैर, कृषि के उत्पादन से जुड़े अगर आंकड़े देखा जाए तो
पिछला वित्तीय वर्ष रहा है जो जिसके आंकड़े हमारे पास हैं 23-24 के, वह 232.3 मिलियन मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उत्पादन हमने किया है। और ये पिछले वर्ष की तुलना में यानी 2022-23 के तुलना में 261 मिलियन मीट्रिक टन अधिक रहा है। और इसमें ये जो 332 मिलियन मीट्रिक टन का अभी सर्वकालिक रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, उसमें चावल 137 मिलियन मीट्रिक टन, गेहूं 113 मिलियन मीट्रिक टन और श्री अन्न या मिलेट या मोटा अनाज जिसे कहते हैं वो 17 मिलियन मीट्रिक टन का रहा है। और कहीं ना कहीं ये भारत की खाद्य सुरक्षा और वैश्विक स्तर पे भी जहां खाद्यान्नों की कमी देखी जा रही वहां पे भी वो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। इसी तरह से मिशन मोड के तहत जो तिलहन पे बल दिया जा रहा है उसके कारण भी सफेद सरसों और सरसों के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दिखी गई है। दालों के उत्पादन में भी वृद्धि देखी गई है। अगर हम 2014-15-16 का जो आंकड़ा देखें तो 1,63,000 मीट्रिक टन का दाल उत्पादन होता था, जो 2023-24 में ये 244 लाख मीट्रिक टन हो गया है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी 70-80% की वृद्धि इसमें दिखाई दे रही है। तो 70 नहीं बल्कि 50% की वृद्धि दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छी वृद्धि मानी जा सकती है। इसी तरह से फलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और सब्जियों के भी उत्पादन में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। तो उत्पादन के पहलू पर तो पिछला साल हमारे लिए बेहतर रहा है। हाँ, ये नहीं कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से तिलहन और दलहन में हम सक्षम हो गए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है और उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक जो सरकार है, अब उत्पादन हो गया, सरकार द्वारा जो किसानों को राहत देने के लिए, किसानों की आय सुरक्षा करने के लिए और फसलों को विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो एमएसपी लागू की जाती है, जिसमें किसानों को एक रहे कि हाँ ठीक है, उनके फसल को एक न्यूनतम कीमत पर सरकार उनको एक लाभ के साथ न्यूनतम कीमत पर सरकार उनके साथ खरीद सकती है, उसके लिए एमएसपी प्रणाली चालू है। तो उसमें भी सभी फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है 2024-25 और 25-26 के लिए, अनिवार्य रूप से सभी फसलों के लिए। कैसे? देखिए, एमएसपी के एक अभी जो सरकार का कहना है कि जो एमएस स्वामीनाथन का अध्यक्षता में जो किसान आयोग था, उसने कहा था कि किसानों की कुल लागत का 50% से ज़्यादा लाभ देके कम से कम एमएसपी तय करनी चाहिए। तो सरकार का कहना है कि जितनी भी फसलें हैं उनमें से एकदम कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसको 1.5 गुना से कम दिया जा रहा है, यानी उसके लागत प्लस 50% से ज़्यादा ही एमएसपी तय किया गया है। जबकि कई फसलों में तो उससे ज़्यादा है। जैसे अगर खरीफ फसलों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्जिन बाजरे पर आ रहा है, वो 177, यानी लागत प्लस 77% के प्रॉफिट पे बाजरा सरकार खरीद रही है। रबी फसलों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है गेहूं पर मार्जिन है, लागत प्लस 105% के लाभ पर दाम तय किया गया है। इसी तरह से अन्य फसलों पर भी है। और इससे क्या होगा कि किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा, जिससे उनकी आय की सुरक्षा होगी। और जब किसान सुरक्षित, उत्पादक सुरक्षित रहेगा तो पोषण भी सुरक्षित होता है। और इसके जरिए सरकार फसलों के विविधीकरण को भी बढ़ावा दे सकती है, यानी जिन फसलों का ज़्यादा उत्पादन कराना है आगे में फसलों के लिए उनकी कीमतें बढ़ा दो और उसको फिर आप कहोगे कि किसानों से कि आप उसको पैदा करो, हम तो खरीदने के लिए तैयार हैं, तो वो चीज़ें हो सकती। हालांकि यहाँ पे ये कहना है कि सिर्फ एमएसपी ही किसानों को विविधीकरण के लिए प्रेरित नहीं कर सकती है। कई सारे अन्य कारण हैं कि एमएसपी के साथ साथ कितने लोगों का एमएसपी पे खरीदा जा रहा है और वो एमएसपी प्रक्रिया का के आगे जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो कितनी अच्छे तरह से फंक्शन कर रहा है। और ये बेहतर तरीके से फंक्शन पंजाब और हरियाणा के राज्यों में, पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करता है, जिसके कारण, और वो भी धान और गेहूं की फसलों में करता है। इसलिए देखेंगे ज़्यादातर एमएसपी पे जो फसलें खरीदी जाती है ना, इन्हीं धान गेहूं पर ही खरीदी जाती है और इसीलिए ज़्यादातर किसान इन्हीं धान गेहूं के फसलों की तरफ ही जाते हैं। तो ये अच्छी बात के साथ थोड़ी सी कमियां भी बता दें जो कि इस लेख में नहीं रहा है। कृषि के समग्र विकास के लिए 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी सितंबर माह में सरकार ने दिया है, जिसमें डिजिटल कृषि मिशन जो है, डिजिटल कृषि मिशन के कुछ प्रमुख पहल हैं, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसान में अपनाने के लिए किया गया है। इसमें एग्रीस्टैक है, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली है, मृदा प्रोफाइलिंग है। तो इसमें एग्रीस्टैक में किसानों की जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती है, उससे किसानों को की जुड़ी हुई चीज़ें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। उनके बारे में उनको एक किसान कार्ड दिया जाएगा, क्रेडिट कार्ड नहीं, किसान कार्ड, जिस पे किसानों की पहचान रहेगी। उसी तरह और सिस्टम से जुड़ी ही किसान सहायता निर्णय सहायता प्रणाली रहेगा, जो एक सिस्टम प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसानों से जुड़े हुए मौसम आदि चीज़ों से लेकर उनको क्या करना चाहिए उसके लिए निर्णय की बात है। मृदा प्रोफाइलिंग की जाएगी। और अलग फिर यह है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति तैयार रहने के लिए एक सतत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा बनाए रखने के लिए 3,979 करोड़ के कुल व्यय के साथ एक विशेष पहल भी इसी के अतिरिक्त मंजूरी दी गई है। इन्हीं 7 पहलों में से दूसरी पहल है।
कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने के लिए 2291 करोड़ रुपए का परिव्यय खर्च किया जा रहा है। टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए 1702 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 1202 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कृषि विज्ञान केंद्रों को विस्तार पर बल दिया जा रहा है ताकि कृषि अनुसंधान और रिसर्च पर बल दिया जा सके। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर भी 1115 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और बागवानी का सतत विकास ये है, इसके लिए 860 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से इन जो है 5 इधर और 2 की उन योजनाओं के तहत ये 7 योजनाएं किसकों के लिए है। साथ ही साथ कृषि के समग्र विकास के लिए सरकार ने 6 सूत्री रणनीति बना रखी है, जिस पर ही सारा पहल चल रहा है। वो क्या क्या है देख लीजिए कि हमें उत्पादन पे वृद्धि करनी है, क्योंकि उत्पादन में अगर कोई चीज़ कोई भी आर्थिक क्रियाएं हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो उसमें उत्पादन तो महत्वपूर्ण ही है कि हमारे उत्पादन बढ़े। साथ ही साथ उत्पादन की लागत कम आए, क्योंकि ज़्यादा लागत देके तो उत्पादन बढ़ाना आसान होता है, लेकिन कम से कम लागत पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना ये मॉडर्न इकोनॉमी की वैल्यू होती है, ये मॉडर्न इकोनॉमी का पहल होता है। और किसान जो भी उत्पादन कर रहे हैं उनका उचित उपज का उचित मूल्य मिल सके। जैसे सपोज दैट पहले किसान 100 क्विंटल अगर मान लिया या 100 मीट्रिक टन जो है उत्पादन करता था और उसे 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन मिलता था तो 1000 रुपये उसे मिल रहा था। अब किसान ने पैदा कर दिया 110 मीट्रिक टन, तो उत्पादन का देश को तो फायदा हो गया है 110 मीट्रिक टन का, लेकिन किसान को मूल्य जो पहले 100 मिल रहा था मीट्रिक टन के दौरान, अगर वो 90 मिल जाए तो ये 990 ही होगा, 990, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं किसान की आय कम हो जाएगी, और जब उत्पादक की आय कम होगी तो उत्पादक उत्पादन से दूर भागने लगेगा या उसमें फिर वो रिसर्च या वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जिसके कारण उत्पादन को वृद्धि होगी। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एक आध साल भले रह सकता है, लेकिन अगर आपको किसी उत्पादन प्रक्रिया को करना है तो उत्पादकों को लाभ जरूर होना चाहिए। इसलिए ये सिर्फ उत्पादन बढ़ने से नहीं हो सकता है या सिर्फ उत्पादन की लागत घटने से नहीं हो सकता है, उत्पादकों को उचित मूल्य मिले। और यहाँ पे कृषि का उत्पादन किसान हैं, जो कि वैसे भी समाज के सबसे कमजोर तबके के माने जाते हैं, ठीक है। उनकी स्थिति आर्थिक हैसियत सबसे कमजोर, इकोनॉमिक और सोशली दोनों स्थिति से बहुत ही वीकर माने जाते हैं। ऐसे में अगर उनकी आय पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर वो एक तरह से आप उसे उचित नहीं मान सकते हैं। साथ ही साथ अगर प्राकृतिक आपदाओं से अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी भी भरपाई करना पड़ेगा। कृषि का विविधीकरण भी करना पड़ेगा ताकि किसी एक ही चीज का अति उत्पादन न हो जाए, बाकी चीजों की कमी न हो जाए। जैसे अब हम दलहन तिलहन तो मंगा रहे हैं और अनाजों से हमारा भंडार भरा पड़ा है, तो ये भी बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। साथ ही साथ जो भी हो कृषि उत्पाद उसका मूल्य संवर्धन होता रहे और प्राकृतिक खेती के लिए भी हम बल देते रहे। तो यही 6 प्रमुख जो है 6 सूत्री कार्यनीति से सरकार जो है कृषि के विकास और किसानों के कल्याण पर बल दे रही है। इसी में जैसे देखिए डिजिटल पहल के तहत कुछ जो किया गया है, कृषि कीट निगरानी और कीट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए बात किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा 61 फसलों की 109 किस्में जारी की गई है, बजट में ही की गई थी। 87 बागवानी फसलें हैं। तो ये सारी चीजें उन्हीं पहलू से जुड़ी हुई है। किसान मंत्रालय किसानों को किफायती कीमतों पर गुणवत्ता करने के लिए साथी मिशन के तहत जो है 266 प्रजनन बीज उत्पादन केंद्रों को शामिल कर रहा है। तो ये सारे पहलू जो हैं वो सारा कहीं ना कहीं, जैसे किसानों के लिए पोर्टल शुरू किया गया है, किसान जो है पोर्टल कृषि चौपाल, जिसमें किसानों के बारे में किसानों को उनसे फसल कृषि या सरकार की योजनाओं के बारे में विभिन्न जानकारियां दी जाती है, लेकिन वो यूनिडायरेक्शन, उसमें किसान के तरफ से कुछ फीडबैक नहीं आता है। तो उसके लिए भी किसान अपनी शिकायतों को, अपने प्रश्नों को पूछ सके, एक नया प्रणाली जो है वो किया जा रहा है, किसान शिकायत निवारण प्रणाली FGRS की भी स्थापना की जा रही है, ताकि जो कम्युनिकेशन है वो ड्यूल हो सके। तो ये जो है कार्यनीति जो 6 है उसके साथ ही ये सारे पहलू भी इसमें जुड़े हुए हैं। किसानों के कल्याण के लिए कुछ अन्य पहलें भी की गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके कवरेज को बढ़ाने हैं। अभी कल ही 1 जनवरी को ही सरकार ने एक फैसला लिया है कि इसको अगले साल के लिए 25-26 के लिए भी बढ़ा दिया जाए, और इसमें संबंधित बैंक शाखाओं के माध्यम से KCC कार्ड धारक किसानों को संतृप्त करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। और इसके कारण देखा जाए तो खरीफ 2024 में बीमित किसानों की कुल संख्या 293 लाख हो गई है, जो अपने आप में सबसे उच्चतर स्तर है। कृषि अवसंरचना कोष के तहत कृषि मंत्रालय ने 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत 700 अधिक बुनियादी ढांचा इकाइयों के लिए 500 करोड़ रुपए की ऋण राशि और विभिन्न परियोजनाओं पर परिसंपत्तियों के लिए 750 करोड़ रुपए के निवेश का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
जिसे हाल फिलहाल में पूरा ही कर लिया गया है। सरकार 25 लाख से अधिक नए किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत या पीएम किसान जिसे कहते हैं उसके लिए जोड़ने के लिए भी पहल किया है और उसके तहत जो है जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो ये कुछ नए पहल अन्य से अलग से किए गए हैं। टिकाऊ कृषि के लिए भी बल देना शुरू किया गया है सरकार ने। टिकाऊ कृषि मतलब सस्टेनेबल कृषि यानी पर्यावरण को अनुकूल कृषि, और पर्यावरण की अनुकूल कृषि जो है जैविक कृषि को माना जाता है, नेचुरल प्राकृतिक खेती को माना जाता है। और उसके लिए सरकार अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए विशेष पहल चल रहा है। साथ ही किसानों को जो प्राकृतिक खेती के लिए जो इनपुट है उसके लिए 10,000 से ज़्यादा आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये सारी पहल की जा रही हैं कि ये सरकार जो है टिकाऊ कृषि पर पहल चल जाए। देखिए 2023-24 में एक अलग और स्वतंत्र योजना के रूप में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। इसी तरह से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, मूल्य संवर्धन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न किसान उत्पादक संगठन और स्टार्टअप आदि को भी इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। 2024 में एक कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्गठन और निर्माण किया गया है जो सभी वर्गों और श्रेणियों के किसानों के भलाई के लिए काम कर रहा है। तो ये टिकाऊ कृषि पर भी चल रहा है। इसी के अतिरिक्त एक छोटी सी पहल और भी की गई है जिसका महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है। देखिए किसान के द्वारा जो है निर्यात पर भी धीरे धीरे बल दिया जा रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन निर्यात पर भी धीरे धीरे बल दिया जा रहा है। उसमें से हाई वैल्यू प्रोडक्ट का काफ़ी मांग है, उसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है लेकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन देखा यह जा रहा था कि किसानों के सामान जो निर्यात करने के लिए जो पोर्ट पे उनके लिए दिक्कत हो रही थी, उसमें कई बार ज़्यादा समय लगने के कारण उस चीज़ें खराब हो जाती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सामान पेरिसेबल होते हैं, जल्दी नुकसान हो जाता है उनका। तो ऐसे में सरकार ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर मुंबई में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा निर्माण को बढ़ावा दिया है। इसमें क्या होगा कि कृषि लॉजिस्टिक में क्रांति आएगी, अपव्यय को कम किया जा सकता है। और इससे क्या होगा, जब अपव्यय कम होगा, लॉजिस्टिक में समय आएगा, हैंडलिंग और सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, तो किसानों को उनकी उपज का ज़्यादा बेहतर गुणवत्तापूर्ण दाम मिल सकता है, जिससे उनकी आय को बढ़ावा मिलेगा। तो ये रहा पिछले साल में सरकार के द्वारा किसानों के और कृषि और किसानों के भले के लिए की गई जो कुछ प्रमुख योजनाएं हैं उनका लेखा जोखा। अब सरकार ने किसानों के लिए किया है ये, और हमने पहले इसके पहले वाले में देखा कि कैसे स्ट्रेटेजिक और जो है जियोपॉलिटिक्स में क्या हुआ है उसको भी देखा है। अगले पार्ट में हम विज्ञान प्रौद्योगिकी में देखेंगे। तो इसी में किसानों के साथ साथ एक ये पहल ये भी है कि पर्यावरण के लिए भी हमने कई सारे पहल की है जो 2023-2024 दोनों सालों में लगभग चला है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं हम पर्यावरण के क्षेत्र में जो अपना उत्तरदायित्व है उसके जो रास्ता है, जो लक्ष्य है, उस दिशा में सही दिशा में चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने सब कुछ पा लिया है, लेकिन हाँ हम सही रास्ते पे। सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है एक सोच, मिशन, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि हमारा जीवन पर्यंत हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए जो कि एनवायरनमेंट के लिए हो। प्रधानमंत्री ने जब इससे लाइफ के बारे में बताया था तो बताया था कि अभी तक जो सोच रही है पश्चिम की वो ये रही है कि हमें अपनी उपभोग जितना है उतना ही करना है, उसके लिए विकल्प तलाशना है। जैसे अभी अगर हम जितनी गाड़ियां चलते थे उतनी ही गाड़ी से चलेंगे, बशर्ते अब क्या है कि उन गाड़ियों के लिए जो डीजल पेट्रोल है उनके जगह हमें ईवी ढूंढना है। लेकिन भारत का जो मिशन है, भारत की जो परंपरा रही है वो प्रकृति के साथ अनुकूलन की रही है कि हमें उतने में काम चला लेना चाहिए जितना में हमारा काम चल जाए, और वैसे में हम प्रकृति के साथ अपने उपभोग पैटर्न में भी बदलाव लाने के लिए हम पहल कर रहे हैं। तो सरकार द्वारा कई पहल इस दिशा में किया गया है। जो उसमें एनडीसी लक्ष्य जो है हमारा पेरिस एग्रीमेंट के तहत, उसमें हमने बेहतरी की है। सूर्य घर योजना लाया गया है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है, गोवर्धन पहल है। तो ये सारे पहलू हैं, एक एक करके इनको हम देखते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो देखिए भारत विश्व में सर्वाधिक गति से विकास करने वाले देशों में से एक है, जिनके समक्ष में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जोखिम से निपटने और उनके अनुकूल ढलने के साथ साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देने का भी दायित्व है। भारत अगर देखा जाए तो जिस समय हमने विकास की प्रक्रिया अपनी शुरू की, तेजी से विकास 90 के दशक के बाद शुरू की, उसके बाद से ना हम दुनिया में ही कहीं ना कहीं एक तरह से पर्यावरण का संकट और जलवायु परिवर्तन भी गंभीर मुद्दा होना शुरू हो गया था। हालांकि हम विकासशील देश होने के कारण और ऐतिहासिक रूप से हम पे जिम्मेदारी कम होने के कारण कहीं ना कहीं हम पे कुछ छूट मिली हुई है, लेकिन हमें अपने दायित्व को भी पता है, और हमें भी ये भी पता है कि आज हम अगर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, 1-2-3 साल में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे,
और हमारा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी दुनिया में अगर तीसरे स्थान पे है, तो हमें उसको भी कम करने की जरूरत है, क्योंकि अंततः जो है पर्यावरण का नुकसान तो समाज को ही होना है, कमजोर लोगों, और उसमें भी कमजोर लोगों का होना है जो बड़े पैमाने पर भारत में रह रहे हैं। लेकिन एक और इसकी समस्या है कि पर्यावरण का नुकसान सबसे ज्यादा कमजोर वर्गों को पड़ता है, तो हमें अपने कमजोर वर्गों के भी जीवन को बेहतर बनाना है और ऊपर उठाना है। ऐसे में हम अपने न आर्थिक विकास से कंप्रोमाइज कर सकते हैं और न ही हम अपने पर्यावरण के प्रति दायित्वों से। ऐसे में हमें बड़ा संतुलित जो है दृष्टिकोण अपनाना होगा, और भारत अपना भी रहा है, उसी दिशा में चल भी रहा है। हम दुनिया की न केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, महत्वपूर्ण देशों में जो पर्यावरण के भी आंकड़े बताते हैं, उसमें भी बताते हैं कि दुनिया पर्यावरण के लिए सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले बड़े देशों में भी शामिल है। अगर बड़े देशों के आंकड़ों में देखा जाए, जो पिछले साल के ही आंकड़े थे, उसमें यह देखा गया है कि बड़े देशों में भारत पहला देश है जो पर्यावरण में बेहतर काम कर रहा है, जो जलवायु परिवर्तन के उसके लक्ष्य हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, इसके लिए कुछ भारत कर रहा है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला तो एनडीसी लक्ष्य और भारत की उपलब्धियां। देखिए, जब जलवायु परिवर्तन की स्थिति गंभीर होने लगी तो 92 के बाद के दशक से कई सारे पहल शुरू हुए, फिर 97 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। वहां पे एक तय किया गया कि जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है, इससे कुछ करना पड़ेगा, इसको रोकने की जरूरत है। और यह देखा गया कि इसके लिए जो ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार देश हैं, खासतौर से यानी विकसित देश, उनको इसकी कटौती की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और उन्हें विकासशील देशों को मदद भी करनी पड़ेगी। ठीक है, उस समय वो तैयार हो गए। लेकिन बाद के समय में जैसे जैसे चीजें बदली है, दुनिया के देशों, खासतौर से चीन ने जितने पैमाने तेजी से अपने को विकास किया है, उसमें दुनिया के जो विकसित देश हैं उनको घबराहट लगने लगी कि विकासशील देश के नाम पे चीन आज दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है और वो उत्सर्जन दुनिया में सबसे ज्यादा कर रहा है, अगर उसे रोक दिया जाएगा तो फिर उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। तो ऐसे में उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट के तहत एक व्यवस्था बनाया कि सभी को शामिल कर लिया जाए। अब जब सभी को शामिल कर लिया गया, विकसित और विकासशील दोनों देशों को दायित्व तय किया गया, तो इसमें उनमें यह कहा गया कि अब स्वेच्छा से आप अपने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कर लेंगे। हाँ, विकसित देशों को थोड़ा कम समय में कठिन लक्ष्य तय करने होंगे, विकासशील देश अपने कड़े फैसले, अपने थोड़े से ढीले ढाले रख सकते हैं। जैसे भारत ने 2070 तक अपना लक्ष्य रखा है, चीन ने भी 60-65 तक रखा है, और जो जैसे जर्मनी है और भी अमेरिका आदि देश है, उनका लक्ष्य और पहले ही नेट जीरो करना है। तो इस तरह से चीजें रखी गई हैं। भारत ने भी एनडीसी रखा है, 2070 तक नेट जीरो करना है, और साथ ही साथ समय के साथ साथ उससे अपना लक्ष्य भी था। तो पहला लक्ष्य उसने रखा था कि 2030 तक, जब पहली बार अपना नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन किया था, तो कि 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर की तुलना में 33 से 35% तक कम करना है। उत्सर्जन तीव्रता क्या होता है कि प्रति इकाई जीडीपी के लिए कितना जो है ग्रीन हाउस गैस या कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट हम उत्सर्जित करते हैं। तो ये 2005 का जो स्तर है, उसमें से 33 से 35% हमें कम करने का लक्ष्य था 2030 तक। और 2030 तक ये हमने पहला जो एनडीसी रखा था उसके बारे में बता रहे हैं कि गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों से लगभग हम 40% अपना क्यूमुलेटिव विद्युत शक्ति यानी विद्युत उत्पादन हम करेंगे 2030 तक। ये जो दो प्रमुख उद्देश्य हैं, इनको बहुत पहले ही हमने प्राप्त कर लिया। 2030 तक 33 से 35% था। हमारे पास जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि 2005 से 19 तक इसके सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 33% की गिरावट आई है। यानी कि हम वैसे भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं, और जो 40% तक जो है गैर ग्रीन एनर्जी चाहिए था, वो हम पहले ही 45.4% तक पहुंच गए हैं 21 मई 2004 तक। यानी कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर ले। इसीलिए अगस्त 2022 में सरकार ने और बेहतर और ज्यादा बड़ा लक्ष्य हमने अपना रखा, और हमने ये किया कि हम 2030 तक जो सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता पहले 33 से 35% था, उसको बढ़ाकर हम 45% कर लिए कि हम 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता में 2005 से हम 45% की कमी करेंगे। और गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों की जो संचयी आवृत्ति है, उसका जो 2030 तक हमने 40% रखा था, अब उसे हमने 50% कर लिया। और ये भी हम प्राप्त कर लेंगे क्योंकि हमने इसके लिए बहुत कुछ किया है और कर भी रहे हैं। जैसे देखिए, अगर हम देखें 30 अप्रैल 2024 तक हमारा कुल सौर ऊर्जा उत्पादन 8264 गीगावाट तक पहुंच गया है। और कहीं ना कहीं जो अभी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है, उसमें भी जो ये था कि हम 2030 तक अपना
जो कार्बन सिंक है, एडिशनल कार्बन सिंक है, वो 2030 तक हम 3.3 से लेके 2.5 से लेके 2.5 अरब टन से लेके 3 अरब टन के बीच में कर लेंगे। अभी 2023 का जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है, इसमें नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं आपको, तो मैं पढ़ाता रहता हूं, तो उसमें मैंने बताया है कि उसमें वो हम पहुंच गए हैं 2.5 से 3 अरब टन के बीच में करना, यानी 2.5 से 3 अरब टन। हम 2.3 अरब टन जो है कर चुके हैं। अभी 6-7 साल हमारे पास बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये अच्छी बात है। इसी के तहत एक प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है। ये देखिए, कहते हैं ना कि कई बार जब आप इनोवेटिव अप्रोच अपनाते हैं तो कहा जाता है कि अगर आप अपने दिमाग का उपयोग करें तो दिमाग में वो क्षमता होती है जो कई सारी समस्याओं का आपको उपचार दे देती है। ये पीएम सूर्य घर योजना उसी तरह की योजना है। इसमें एक साथ एक तीर से कई शिकार किए गए हैं, और वो भी शिकार तो कहना थोड़ा अलग है। इसमें आप ऐसे समझिए कि जो उपभोक्ता है वही उत्पादक बन गया है। मतलब घरेलू स्तर पे जो हमारे उपभोक्ता है, यानी जो घरेलू स्तर का कस्टमर है, जो बिजली का उपभोग करता है, इस योजना के तहत सरकार ने उसे उत्पादक बना दिया गया है, उत्पादक बन गया है। वो पहले उपभोक्ता था, अब भी उपभोक्ता है, अब भी वो ग्रिड से जुड़ा रहेगा, 24 आवर जुड़ा रहेगा, लेकिन वो अपने यहाँ पे उसके घर पे सोलर पावर पैनल लगा दिया जाएगा, जिससे कि वो उसमें जो भी जनरेट करेगा खुद ही वो जनरेशन कर देगा माइक्रो लेवल पे। उससे उसको जो उपयोग होगा वो भी होगा, बाकी अगर उसकी उपयोग से ज़्यादा होगा तो वह ग्रिड को बेच के पैसा भी कमा सकता है। इससे एक होगा कि किसानों का बिल, या जो उपभोक्ता हैं, किसान ही नहीं है इसमें, जो उपभोक्ता है उनका बिल कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, और सरकार की बिजली का अब जो उत्पादन होगा वो तो एक्स्ट्रा हो गया। और इसके तहत 1 करोड़ किसान, 1 करोड़ परिवारों को है जिनका 300 यूनिट तक बिजली आता है। यानी सरकार का लक्ष्य है कि 30 गीगावाट यानी 30,000 मेगावाट क्षमता इससे एडिशनल जनरेट किया जा सकता है। और ये देखिए कि इतने बड़े, अगर आप देखिए, अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो 1 से 1.5 एकड़ चाहिए होता है 1 मेगावाट के लिए। अगर 30,000 मेगावाट क्षमता सरकार को कहीं लगानी हो तो उसको 40 से 45,000 एकड़ जमीन चाहिए, और इतनी एकड़ जमीन को आप एक्वायर करेंगे उसकी समस्या है। और यहाँ पे क्या है कि लोगों के घरों के छतों पर यह चीज कर लिया गया है, और जो ट्रांसमिशन लॉसेस और तमाम तरह की समस्या से उसे बचा। तो ये इनोवेटिव आइडिया है, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए घरेलू स्तर पे बिजली बनाने को लेकर और ग्रीन बिजली बनाने को लेकर ये एक महत्वपूर्ण है कि जो अभी तक जीवाश्म ईंधन का बिजली हो रहा था या सरकार को लगाना पड़ता, अब जो उत्पादक है उसी के यहाँ पे बिजली उत्पन्न होनी शुरू हो गई है। ठीक है। इसी के तरफ एक योजना है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। जलवायु से संबंधित जो भी परियोजनाएं चला रही हैं उसके वित्त पोषण के लिए सरकार द्वारा ये पहल की गई है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। भारत सरकार जो है इसके लिए 2024 में पहला ग्रीन बॉन्ड शुरू किया था 8,000 करोड़ का, और उसे लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। अब पुनः जो है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पहलों के लिए 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है, और ये जलवायु की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें निवेश बढ़ाने की सरकार का पहल है। हालांकि इसमें कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि भारत द्वारा अगर देखा जाए कि भारत द्वारा जो ग्रीन बॉन्ड को अपनाना एक रणनीतिक वित्तीय पहल है, और पेरिस समझौते और COP 26 जैसे जलवायु सम्मेलनों में स्थापित दायित्वों के पालन का एक अंतर्राष्ट्रीय संकेतक है। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि अभी भी मौजूदा ग्रीन बॉन्ड पर रिटर्न के बारे में जोखिम की बढ़ती धारणा है कि रिटर्न क्या आएगा, उसके लिए जो जोखिम है इसको लेकर और पर्याप्त डेटा चाहिए, क्योंकि अभी डेटा अपर्याप्त है। और इसके लेकर RBI ने पहल भी शुरू कर दी है कि ज्यादा बेहतर डेटा उपलब्ध कराए जा सके, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग होना शुरू हो सके। ठीक है। गोवर्धन पहल, ये भी एक देखिए इनोवेटिव आइडियाज है। गोवर्धन, गोबर गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, यानी गोवर्धन, यानी इसे देखिए गोबर से धन। अगर सीधा देखा जाए तो गोबर से धन, गोबर क्या होता है, पशुओं का बाई प्रोडक्ट होता है, यानी जो पशु जो है मलादी होती है वो। तो पशुमल और एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सारी चीजें अभी क्या होती है कि हमारे लिए वेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सड़ी है। पहले तो उपयोग होता था खेतों में आदि पशु थे, अब तो ज्यादातर उपयोग नहीं होता है, तो वो किसानों में जाते हैं या एक वेस्ट के रूप में ही है, एक तरह से है। ऐसे ही अगर खाद भी बनाया जाता है तो वो वायुमंडल में मीथेन को छोड़ ही देता है उसके सड़न के बाद।
तो वो मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से पर एटम वाइज ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्पादन करता है। तो ऐसे में चाहे खाद भी बनाओ तो भी, या चाहे ऐसे भी, वो ग्रीन हाउस गैस में तो अपना उपयोग दे ही दे रहा है। क्या? गोबर और जो भी एग्रीकल्चर रेजिड्यू हैं। सरकार की योजना है कि 500 ऐसे, इस योजना के तहत 500 ऐसे बायो सीएनजी प्लांट लगाए जाएं। बायो सीएनजी जैसे जो मीथेन होता है वो ऐसे वातावरण में जाता है तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में रखेंगे तो वो सीएनजी जो है नेचुरल गैस है, मीथेन को ही नेचुरल गैस कहते हैं, उसको इकट्ठा करके रिफ्रेश कर मतलब साफ सूफ करके जो है उसको सीएनजी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। गोबर गैस के रूप में भी इस्तेमाल घरों में किया जाता है, लेकिन वो बहुत सफल नहीं है। लेकिन अगर उसको एज ए प्लांट वाइज अगर उसको बड़े पैमाने पर करके सीएनजी के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सीएनजी के रूप में इस्तेमाल होगा तो एक तो जो वो मीथेन छोड़ता है, मीथेन की जगह वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो पहली बात तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। दूसरा, जितना मीथेन वातावरण में जाना था उतना ही मीथेन अब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में जाएगा, पहली बात। जो और उस जिस गैस के लिए, जिस सीएनजी के लिए अभी हम जो है नीचे से, जमीन के नीचे से निकाल के उपयोग कर रहे हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए हम वेस्ट से तैयारी कर ले रहे हैं। तो एक तो हम जो नया और चीज जो है प्रकृति में नहीं जोड़ रहे हैं, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं ग्रीन हो जाता है। जैसे कह रहे हैं कि सर सीएनजी तो ग्रीन कैसे होगा, तो ग्रीन ऐसे ही होगा कि हम नया नहीं निकाल रहे हैं, जो पहले से निकल रहा है उसी का इस्तेमाल कर दे रहे हैं। तो एक तरह से ये पिछले के अपेक्षा ये ग्रीन है, ठीक है। तो इससे एक ये, और दूसरा जो किसानों का वेस्ट है उससे किसानों को कुछ आय भी मिल जाएगा, इसीलिए इसे गोवर्धन कर रहे हैं। और बजट में 500 नई बायोगैस संयंत्र से स्थापित किया गया था। एक है महत्वपूर्ण खनिज मिशन। भारत को आगे बढ़ना है तो बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, और खासतौर से क्रिटिकल्स मिनरल चाहिए, जो ज़्यादातर जो है जिस पे चीन की बादशाहत है। इस क्रिटिकल मिनरल क्यों, एक तरह से हमें क्रिटिकल मिनरल चाहिए, दूसरे तहत हमारे पास बहुत सारी चीज़ें कबाड़ के रूप में, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक सामान कबाड़ के रूप में हमारे यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहे हैं, वो प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में अर्बन माइनिंग की पहल चलाई गई है, यानी रिसाइकलिंग ऑफ जो है तत्व है। उसमें क्या है कि ऐसे जो कबाड़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट हैं या अन्य चीज़ें, उनसे हम जरूरी खनिज निकालेंगे और वो हमारे लिए काम करेंगे। कबाड़ का जो है कम होंगे, वो रिसाइकिल हो सकते हैं, और हम जरूरी खनिजों के लिए अपने यहाँ पे पहल भी करेंगे। तो वो जो पहल करेंगे वो तो दूसरा है, जो इसमें रिसाइकलिंग वाली जो पहल है वो है कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी उपयोगी हो सकती है, क्योंकि वो पर्यावरण प्रदूषण को भी बढ़ा रही है और उतना कम निष्कर्षण करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए लाभ है। साथ ही साथ एक देखिए, तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल, या मिष्ठी पहल इसे कहा जा रहा है, मिष्ठी नाम है। यह मैंग्रोव के लिए है कि मैंग्रोव को संरक्षित भी किया जा सके और उसके साथ साथ जो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनकी आय को भी बढ़ाया जा सके। क्योंकि एक चीज जान लीजिएगा, जब तक आप पर्यावरण संरक्षण को स्थानीय स्तर पे लोगों के बेहतरी के साथ नहीं जोड़ेंगे, लोगों के आर्थिक लाभ के साथ या उनके जीवन में विकास के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक संरक्षण नहीं हो सकता। यह भी पर्यावरण को देखने का भारतीय नजरिया है। भारतीय नजरिया यह था कि पहले लोग जंगलों में या उसके प्रकृति के साथ रहते थे, जितनी जरूरत होती उतनी उसी से लेते थे और फिर उसके लिए संरक्षित भी करने का काम करते थे। वो बाद में एक अप्रोच आया कि जंगल से जितना चाहो उतना ले लो, खासतौर से अंग्रेजों के समय में। फिर बाद में एक संरक्षण का भी अप्रोच बाहरी आया कि जंगल का संरक्षण केवल सरकार कर सकती है, लोगों को नहीं। ये दोनों चीजें जो है कहीं ना कहीं, एक तो कि जंगल से जितना चाहो लूट सको वो अप्रोच, दूसरा जंगल का संरक्षण केवल सरकार कर सकती है, ये दोनों अप्रोच ने कहीं ना कहीं जंगल या कह सकते हो प्रकृति को बहुत नुकसान दिया। हमारे यहाँ पे जो था कि प्रकृति से उतना ही लो जितना हमें जरूरत है, बाकी प्रकृति का संरक्षण करो। उसी अप्रोच पर धीरे धीरे सरकार चल रही है, बहुत सारे पहले चलाई है। उसी में मैंग्रोव को लेकर मिष्ठी पहल भी है। देखिए इसका नाम है, जून 2023 में लाया गया था, तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल मिष्ठी। यह एक व्यापक परियोजना है जिसमें भारत के सभी तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव पुनर्वनीकरण और संरक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। मैंग्रोव को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा कार्बन सिंक होते हैं और तूफान और समुद्र के बढ़ते स्तर के खिलाफ प्राकृतिक अवरोधक के रूप में काम करते हैं। देखा गया है कि जब भी जो तूफान आता है, साइक्लोन्स आते हैं, बड़े साइक्लोन्स आते हैं, जब वो मैंग्रोव क्षेत्र से गुजरता है तो उनके प्रभाव कम हो जाते हैं। अभी जो उड़ीसा में आया था, जब भितरकनिका के मैंग्रोव क्षेत्र से गुजरा था तो उसका प्रभाव कम हो गया था अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। तो ये बताते हैं कि मैंग्रोव कार्बन सिंक के साथ साथ हमें जो तटीय क्षेत्रों में जो चक्रवात और तूफान का जो प्रभाव रहता है उसको भी कम करने में वो मदद देते हैं। खासतौर से जैसे जैसे
जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इनकी बारंबारता बढ़ती जा रही है, तो उसमें ये मददगार हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये हमारे लिए आर्थिक क्षेत्र बहुत बड़ा एक लोग वर्ग है जो इस पे आर्थिक क्षेत्र के लिए भी निर्भर है। इसीलिए मिष्टी कार्य योजना 2023-24 में शुरू की गई थी 5 सालों के लिए, कि इसमें 540 वर्ग किलोमीटर के अधिक क्षेत्र में मैंग्रोव को बहाल करना है और उसका पुनर्वनीकरण करना है। इससे पर्यावरणीय लाभ के साथ साथ एक सामाजिक आर्थिक पहलू भी है। इसमें इको टूरिज्म होगा, संधारणीय या सस्टेनेबल मत्स्य पालन होगा, विभिन्न मैंग्रोव आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर तटीय लोगों की आजीविका को भी बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। अभी जैसे फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जो आई है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 हर 2 साल पे आती है, तो 21 के बाद 23 की आई है। इसमें ये बात बताई गई है कि वैसे तो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और एक खुशी की बात है कि हम 25% से ज़्यादा, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से ज़्यादा किसी न किसी तरह से वनावरण और वृक्षावरण में है। लेकिन एक ये भी है कि मैंग्रोव के क्षेत्रों में कुछ कमी हुई है, कुछ किलोमीटर की कमी हुई है। तो देखिए ये 2023-24 में चला है कि हमें मैंग्रोव की और चीज़ें बढ़ानी है। तो जो रिपोर्ट भले आ रही है, लेकिन सरकारों को तो चीज़ें पता पहले ही चल जाती है, तो उसको लेकर पहल ये कर ही दी गई है मिष्टी पहल के तहत। अमृत धरोहर, ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर अपनाया गया है और उसमें भी ये देखा गया है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने से लेकर स्थानीय समुदायों को समायोजित किया जा सके। बगैर स्थानीय समुदायों के बेहतरी को लेकर, बगैर उनको उससे जुड़े हुए, आप सोचो कि आप किसी क्षेत्र में रह रहे हो और उस क्षेत्र का विकास किया जाए और उस विकास में आपको शामिल न किया जाए, तो निश्चित रूप से आप वो विकास सस्टेनेबल हो ही नहीं सकता है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए, जो मैंने अभी बताया था ना कि देखने का अप्रोच, उसी के तहत भी ये भी चल रहा है, जिसमें आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, खासतौर से तालाब आदि के लिए किया जा रहा है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, इसमें यह है कि जो वन लगाना है, वन के साथ साथ जो हमें, आपने जितना एक्स्ट्रा वन लगाया उसके साथ आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ग्रीन क्रेडिट मिल जाएगा कि उतना कार्बन का आप अवशोषण कर रहे हैं, और उसको आप खरीद बेच सकते हैं जरूरत पड़ने पे। जैसे जिन्होंने ज्यादा उत्सर्जन कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड का, वो आपसे खरीद सकते हैं। तो ये एक पेरिस एग्रीमेंट के तहत एक व्यवस्था बनी हुई है मार्केट वाली, उसी के तहत ये पहल 2023 में शुरू की गई थी। पर्यावरण मंत्रालय ने 2024 में इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन करके कि जो पारिस्थितिकी तंत्र खराब हो चुका है उसमें नई बहाली के लिए भी ये पहल शुरू की गई है। इसमें लोगों को, उद्योगों को और समुदायों द्वारा क्षारित वन भूमि, यानी जो डिके हो गई, जो बर्बाद वन भूमि हो गई है, वहां पे पेड़ लगाने को बढ़ावा देती है, जिससे बाजार विनिमय के लिए ग्रीन क्रेडिट अर्जित होता है। नई भूमि में चलो ठीक है, लेकिन जो वन भूमि बर्बाद हो गई है उसमें लगाना है ताकि कार्बन सिंक का संवर्धन हो सके और वनों को बढ़ावा दिया जा सके। सौर पार्क योजना है, 2014 से शुरू किया गया था, इसे अगले वित्त वर्ष 25-26 यानी जो आने वाला वित्त वर्ष इसके लिए तक ये बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में सौर पार्क की स्थापित क्षमता करना है, और ये जो 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी करना है, उसमें जो सोलर एनर्जी की भूमिका है उसको बढ़ावा देने में यह मददगार हो सकता है। इसमें सरकारों द्वारा अक्षय ऊर्जा और संरचना के विकास को प्रोत्साहित करती है, साथ ही सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी को भी हम बढ़ावा देते हैं। इको मार्क योजना, यह प्रोडक्ट्स पे जो विभिन्न हम उपभोक्ता वस्तु में इस्तेमाल करते हैं उसको लेकर जो है 1951 से ही है कि वो इकोलॉजी के अनुसार या पर्यावरण के अनुकूल है कि नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये 2026 सितंबर 2024 को इसमें एक संशोधन करके इसके और भी चीजों को लाया गया है कि इको मार्क नियम 2024 किया गया और इस योजना को नए नियमों के साथ लाया गया है। इसमें पर्यावरण के लिए लाभकारी वस्तुओं को लेबल करने के लिए ये शुरू की गई है और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाया जाएगा। इसमें कई सारे जैसे साबुन, डिटर्जेंट, खाद्य पदार्थ या बहुत सारे ऐसे जो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ हैं उनको लेबलिंग की जाएगी कि वो पर्यावरण को कितना बचा सकते हैं। तो एक तरह से ये भी पहल एक तरह किया गया है पर्यावरण के अनुकूल के लिए। तो निष्कर्ष रूप से हम ये देख सकते हैं कि भारत द्वारा अपने पर्यावरण जो है अपने आर्थिक जरूरतों, अपने सामाजिक आर्थिक विकास के प्रमुख पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और अपने पर्यावरणीय जरूरतों को दोनों को संतुलित रूप करने की कोशिश की गई है। और भारत ने 2070 तक जो नेट जीरो क्या होता है, मैं बहुत सुने होंगे, पहले तो मैंने बताया भी है, जैसे नए बच्चे हैं, नेट जीरो ये होगा कि भारत 2070 तक जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करेगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड की सिंक यानी उसको अवशोषित करने की उसके पास कैपेसिटी हो। और एक तरह से देखा जाए
तो वो पर्यावरण में बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करेगा। यानी कि वो उत्सर्जन तो करेगा, लेकिन उस जितना उत्सर्जन करेगा उतना सिंक करने की, सिंक वैसे तो आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेनली यह है कि हमारे पास वनों का इतना भंडार होगा कि जितना हम पर्यावरण उत्सर्जन करेंगे उतने को वो सोख लेगा। या और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने उत्सर्जन को भी कम करेंगे, नवीकरण ऊर्जा की तरफ जाएंगे, और जो कुछ जरूरी होगा उसको भी सोखने के लिए हमारे पास पर्याप्त जो है तंत्र तैयार होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम मिलेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले पहलू को लेकर। ठीक है, चलिए फिर, नमस्कार, धन्यवाद।